कहानी तो हम जानते ही हैं। अरिसु और उसागी दो मुख्य किरदार वो बॉर्डरलैंड नाम की एक खतरनाक वैकल्पिक दुनिया में फंस जाते हैं। हाँ, जहाँ जिंदा रहने के लिए उन्हें वो जानलेवा खेल खेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। हाँ। और सीजन 3 की शुरुआत काफी नाटकीय ढंग से अलग है, एकदम शांत। बिल्कुल। अरिसु और उसागी टोक्यो में है, एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, शादीशुदा हैं। उसागी गर्भवती है। हाँ, बॉर्डरलैंड जैसे बस एक बुरा सपना था। सही। लेकिन के लिए एक झूठी शांति या शायद एक मनोवैज्ञानिक राहत के दौर की तरह देखता है, जैसे आने वाले तूफान के पहले की शांति। सही कहा। लेकिन ये शांति भंग होती है रुयुजी के आने से। हाँ, रुयुजी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड पर। जी। खासतौर पर सीजन 3 के वो जो चौंकाने वाला अंत था और सीजन 4 की अटकलों पर। हाँ, काफी चर्चा है इसकी कि सीजन 3 के समापन के मायने क्या हैं, अरिसु और उसागी का भविष्य क्या हो सकता है और सीजन 4 को लेकर क्या संभावनाएं दिख रही हैं। चलिए इस लेख के विश्लेषण पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। ये जानना जरूरी है, जैसा लेख भी शायद बताता होगा, कि ये सीरीज हारो आसो के मांगा पर आधारित है। हाँ, मांगा तो काफी पॉपुलर है। जी, और शिन्सुके सातो के निर्देशन में बनी है। और देता है कि नेटफ्लिक्स के लिए एक बड़ी सफलता रही है, खासकर लाइव एक्शन मंगा अडेप्टेशन के तौर पर। हाँ, वो अक्सर मुश्किल होता है बनाना और सफल होना तो और भी। सही कहा। कहानी तो हम जानते ही हैं। अरिसु और उसागी दो मुख्य किरदार वो बॉर्डरलैंड नाम की एक खतरनाक वैकल्पिक दुनिया में फंस जाते हैं। हाँ, जहाँ जिंदा रहने के लिए उन्हें वो जानलेवा खेल खेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। हाँ। और सीजन 3 की शुरुआत काफी नाटकीय ढंग से अलग है, एकदम शांत। बिल्कुल। अरिसु और उसागी टोक्यो में है, एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, शादीशुदा हैं। उसागी गर्भवती है। हाँ, बॉर्डरलैंड जैसे बस एक बुरा सपना था। सही। लेकिन इसे किरदारों के लिए एक झूठी शांति या शायद एक मनोवैज्ञानिक राहत के दौर की तरह देखता है, जैसे आने वाले तूफान के पहले की शांति। सही कहा। लेकिन ये शांति भंग होती है रुयुजी के आने से। हाँ, रुयुजी। लेख रुयुजी के किरदार को सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं मानता, बल्कि उसे मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ की खोज के प्रतीक के रूप में देखता है। अच्छा। वो उसागी को बॉर्डरलैंड लौटने के लिए मनाता है, एक ऐसी दवा के जरिए। मतलब एक तरह की दवा बनाई है उसने, जो कोमा जैसी हालत में डालकर बॉर्डरलैंड का रास्ता खोलती है। लेकिन क्या ये किरदारों की अपनी इच्छा है या वे परिस्थितियों के शिकार ज्यादा हैं? खासकर उसागी, जो शायद अपने अतीत के अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढ रही है। और उसागी के जाने के बाद अरिस्को का उसके पीछे जाना लेक इसे अरिसु के चरित्र विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दिखता है। बिल्कुल। पहले सीजन का वो थोड़ा उदासीन सा अरिसु अब ज्यादा जिम्मेदार और प्रतिबद्ध लगता है। हाँ। बॉर्डरलैंड लौटते ही उसकी यादें वापस आ जाती हैं, जो दिखाता है कि वो दुनिया कभी पूरी तरह से उसे छोड़कर गई ही नहीं थी। सही। लेकिन इस बार, जैसा लेख बताता है, स्थिति और जटिल है, क्योंकि वे अकेले नहीं हैं। जी हाँ। वहां उनकी मुलाकात बंदा से होती है। बंदा, वो तो काफी खतरनाक किरदार है। लेख बंदा के किरदार को बहुत पेचीदा मानता है। वो अब बॉर्डरलैंड का निवासी है और अरिसु को उसागी के बारे में जानकारी देता है, लेकिन उसका अपना एजेंडा है। वो चाहता है कि उसागी खतरे में पड़े ताकि अरिसु हमेशा के लिए बॉर्डरलैंड में रुक जाए। अच्छा, क्यों भला? क्या बंदा की प्रेरणा सिर्फ सत्ता की भूख है, या बॉर्डरलैंड के माहौल ने उसे इस तरह बदल दिया है, या फिर वो इंसानी रिश्तों की जटिलता का एक चरम उदाहरण है? मतलब उसका मोटिव क्या है, ये साफ नहीं। ये दिलचस्प विश्लेषण है। वापसी पर अरिसु और उसागी अलग हो जाते हैं। हाँ। उसागी रुयुजी के साथ जुड़ती है और लेख इशारा करता है कि रुयुजी की भावनाएं उसागी के प्रति विकसित होती हैं। हाँ, जो कहानी में एक और भावनात्मक परत जोड़ता है। सही। दूसरी तरफ अरिसु को भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आग के तीर, बिजली के करंट, वो सब। जी। लेख इन खेलों को सिर्फ एक्शन सीक्वेंस नहीं मानता, बल्कि किरदारों के आंतरिक संघर्ष और उनकी सहन शक्ति की परीक्षा के रूप में देखता है। बिल्कुल। अरिसु का अकेले इन बाधाओं से जूझना उसके नेतृत्व और व्यक्तिगत ताकत को दिखाता है। इन व्यक्तिगत परीक्षणों के बावजूद दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही रहता है, जीवित रहना और शायद बाहर निकलना। हाँ। वे अपने अपने खेलों में सफल होते हैं और अंतिम चुनौती के लिए फिर से एकजुट होते हैं।
यहाँ तक का सफर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ चुका होता है, लेकिन शायद मजबूत भी बना चुका होता है। चलिए अब सीजन 3 के समापन के विस्तृत विश्लेषण पर आते हैं। गया है अंतिम खेल, वो 16 कमरों वाला ग्रिड। हाँ 15 राउंड में बाहर निकलना है। हाँ लेख इसे सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि जीवन के विकल्पों और परिणामों का एक रूपक मानता है। हाँ, रूपक कहना सही होगा। हर दरवाजा एक संभावित भविष्य दिखाता है, अच्छा या बुरा। ये खिलाड़ियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालता होगा। बिल्कुल, पॉइंट्स खर्च करके दरवाजे खोलने होते हैं और पॉइंट्स का खत्म होना मतलब मौत। तो ये संसाधन प्रबंधन और जोखिम लेने की क्षमता का परीक्षण है। और भाग्य का भी रोल है, पासे वाला। हाँ, कि पासे का रोल यानी भाग्य का तत्व अभी भी खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कौशल बनाम भाग्य के पुराने सवाल को सामने लाता है। और उसागी की गर्भावस्था वाली जटिलता नैतिक और रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है। जी, क्योंकि अजन्म बच्चा एक अतिरिक्त खिलाड़ी गिना जाता है। ओहो, जिससे कमरे की क्षमता के नियम उसागी के लिए ज्यादा सख्त हो जाते हैं। ये न केवल उसके शारीरिक जोखिम को बढ़ाता है, बल्कि लेख के अनुसार यह मातृत्व की जिम्मेदारी और बलिदान के विषयों को भी उभारता है। काफी गहरा है। खेल आगे बढ़ता है, कई खिलाड़ी मारे जाते हैं, तनाव बढ़ता है। हाँ, खास ध्यान देता है जब पासे का रोल तय करता है कि किसी को पीछे रुकना होगा। और एरसो रुकने का फैसला करता है। हाँ, अरिसो का खुद को बलिदान करने का फैसला, मतलब उसके कैरेक्टर आग का शिखर मानता है। हाँ, वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा। बिल्कुल, ये बॉर्डरलैंड्स के खेलों के विरोधाभास को भी उजागर करता है, जीतने के लिए मरने को तैयार होना। और फिर वो अप्रत्याशित मोड़, उसे बताया जाता है कि वो खेल जीत गया है। हाँ, क्योंकि उसकी बलिदान की इच्छा ने उसे योग्य बनाया। लेकिन यहाँ सवाल उठाता है, क्या बॉर्डरलैंड का कोई नैतिक कोड है या ये सिर्फ एक और मनोवैज्ञानिक चाल थी? क्या जीत का मतलब हमेशा जीवित रहना ही है? ये बड़े सवाल है। और फिर निकास के बाहर की दुनिया का ढहना, शिबुया में बाढ़ आना। हाँ, वो भी बहुत अजीब था। लेख इसे बॉर्डरलैंड्स की अस्थिर और भ्रमपूर्ण प्रकृति का प्रतीक मानता है। उसागी का बह जाना और अरिसु का उसे बचाने के लिए कैद से निकलना, ये उनके रिश्ते की मजबूती को दिखाता है। लेकिन तभी बंदा फिर सामने आ जाता है। जी, और अल्टीमेटम देता है। बंदा के अंत को भी महत्वपूर्ण मानता है। उसकी नागरिकता रद्द होती है और लेजर उसे मार देती है। अच्छा, ये दिखाता है कि बॉर्डरलैंड में भी नियम है, या शायद सत्ता का संतुलन बदल सकता है। इसके बाद वो टोपी वाला रहस्यमयी शख्स और वो जोकर कार्ड का खेल। हाँ, वो तो सबसे बड़ा रहस्य है शायद। ये सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानता है। 2 कार्ड, दोनों जोकर। क्या मतलब? क्या यह धोखा था या ये दिखाने का तरीका कि चुनाव अक्सर एक भ्रम होता है? या शायद जैसा लेख अटकल लगाता है, जोकर कार्ड किसी उच्च स्तरीय खेल या बॉर्डरलैंड के प्रशासक का प्रतीक है? पता नहीं। उस अजनबी का अंतिम प्रस्ताव भी गहरा है। जीवित दुनिया चुन लो जिसका भविष्य अनिश्चित है, या मौत की दुनिया में चले जाओ। हाँ, अरिसु का जीवन चुनना स्वाभाविक लगता है, लेकिन लेख रियूजी के मौत चुनने के फैसले को भी महत्व देता है। रियूजी मौत चुनता है। हाँ, वो स्वेच्छा से आफ्टर लाइफ में जाता है। शायद उसे वहीं अपने सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। यह जीवन और मृत्यु के प्रति अलग अलग दृष्टिकोणों को दर्शाता है। अरिसु उसागी को बचाता है। उसागी को अपने पिता का अंतिम दर्शन होता है, जिससे उसे शांति मिलती है। हाँ, भावनात्मक समापन बिंदु मानता है, जहाँ किरदारों को अपने अतीत से कुछ हद तक मुक्ति मिलती है। बाकी खिलाड़ी भी टोक्यो लौटते हैं, तो ऐसा लगता है कहानी खत्म। लेकिन इशारा करता है कि ऐसा नहीं है। यहीं पर बड़ा ट्विस्ट है। क्या? सीजन का अंत दुनिया भर में भूकंपों के साथ होता है। टोक्यो भी प्रभावित होता है। ओह अच्छा, हाँ, वो भूकंप वाले सीन। और फिर वो लॉस एंजलिस का सीन, एक रेस्टोरेंट में एलिस नाम की वेट्रेस। एलिस, जी, बहुत बड़ा संकेत मानता है। ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। सही बात है। ये बॉर्डरलैंड के वैश्विक होने या कहानी के जापान से बाहर निकलने की संभावना की ओर इशारा करता है। क्या बॉर्डरलैंड सिर्फ टोक्यो तक सीमित था या ये एक वैश्विक घटना है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो यहाँ से हम सीजन 4 की संभावनाओं पर आते हैं। हाँ, नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। नेटफ्लिक्स गीक्ड अकाउंट ने सीजन 3 को अंतिम सीजन कहा था। लेकिन मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा मान सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि सीरीज की लोकप्रियता और सीजन 3 के क्लिफ हैंगर को देखते हुए नवीनीकरण की उम्मीद बनी हुई है। बिल्कुल, सीजन 3 हाल ही में रिलीज हुआ है, तो फैसले के लिए शायद अभी कुछ वक्त है। सही। पर भी जोर देता है कि निर्देशक शिन्सुके सातो और मुख्य अभिनेता केंटो यामाजाकी, जो अरिसु बने हैं, दोनों ने वापसी की इच्छा जताई है। ये तो अच्छी खबर है फैंस के लिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सीजन 3 का अंत, खासकर वो भूकंप और लॉस एंजलिस वाला दृश्य,
स्पष्ट रूप से एक बड़े पैमाने की कहानी की नींव रखता है। एलिस नाम की वेट्रेस क्या असली एलिस है या ये सिर्फ एक थीमेटिक गूंज है, कौन जाने। मतलब कहानी अब ग्लोबल हो सकती है? है कि ये बॉर्डरलैंड क्लैन ब्रह्मांड का विस्तार का संकेत है, जहां शायद अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के खेल या चुनौतियां हो सकती हैं। और वो जोकर कार्ड, उसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, कि प्रशंसक इसे लेकर कई सिद्धांत बना रहे हैं। क्या ये एक नए, शायद सबसे मुश्किल खेल के चरण का प्रतीक है? या क्या ये दिखाता है कि अरिसू और बाकी लोग अभी भी किसी न किसी तरह के खेल में हैं, भले ही वे वास्तविक दुनिया में लौट आए हों? हाँ, संभावनाओं पर विचार करता है। शायद जोकर कार्ड उन नियमों का प्रतिनिधित्व करता है जो सामान्य तर्क से परे हैं, या शायद ये बॉर्डरलैंड के असली मास्टरमाइंड से जुड़ा है। एक और दिलचस्प संभावना वो है एक संभावित अंग्रेजी रूपांतरण। अच्छा, अमेरिकन वर्जन। हाँ, नेटफ्लिक्स अक्सर सफल अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के साथ ऐसा करता है। अनुमान है कि ये पश्चिमी दर्शकों को आकर्षित करने का एक तरीका हो सकता है। केंटो यामाज़ाकी की संभावित भागीदारी, जैसा कि उन्होंने रुचि दिखाई है, मूल सीरीज से एक जुड़ाव बनाए रखेगी। ये अच्छा रहेगा। लेख केन वातानाबे जैसे बड़े नाम के शामिल होने की अटकलें भी लगाता है। वाह। यह रूपांतरण लॉस एंजल्स वाले सीन और वैश्विक भूकंपों को तर्क संगत बना सकता है, जहां कहानी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरलैंड चुनौतियों पर केंद्रित हो। तो बहुत कुछ अनकहा रह गया है। बिल्कुल। अरिसू और उसागी टोक्यो में हैं, लेकिन क्या वे सच में सुरक्षित हैं? दुनिया भर के भूकंप और लॉस एंजलिस की वो एलिस क्या संकेत दे रहे हैं ये सब? इस सवालों के साथ छोड़ देता है। क्या जोका कार्ड ने वास्तव में एक नए वैश्विक खेल की शुरुआत की है? क्या बॉर्डरलैंड सिर्फ एक जगह थी या ये एक अवस्था है जिससे पूरी तरह बाहर निकलना नामुमकिन है? हाँ, और उस लॉस एंजल्स की एलिस का असली महत्व क्या है? क्या वो भी एक खिलाड़ी है या कुछ और? ये वो बिंदु हैं जो सीरीज के भविष्य को रोमांचक बनाते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि शायद एक बड़ी वैश्विक पहेली की शुरुआत है। बिल्कुल। तो इंतजार रहेगा कि नेटफ्लिक्स क्या फैसला लेता है सीजन 4 को लेके।